नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हमने पिछली कक्षा में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज हम इस कक्षा में राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन पिछली कक्षा में जो बताया गया था कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे है, निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, एक संसद सदस्य का मत मूल्य कितना है, इन सारी ढेर सारी बातों पर हमने बात किया था। आज हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। कार्यकारी शक्ति क्या होती है, विधायी शक्ति क्या होती है, वित्तीय शक्ति क्या होती है, न्यायिक शक्ति क्या होती है, कूटनीतिक शक्ति क्या होती है, सैन्य शक्ति क्या होती है, आपातकालीन शक्ति क्या है। एक एक करके इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कि हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक, भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसी में हम राष्ट्रपति विषय को पढ़ रहे हैं। आगे उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे। ऐसे ही ये हमारी कक्षा चलती रहेगी। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होती है। कार्यकारी शक्ति मतलब कार्य करने की शक्ति। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, भारत गणराज्य का प्रमुख होता है। वह नियम बना सकता है, वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रश्न पूछता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका चयन होता है, मतलब इलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, मनोनयन होता है, या क्या होता है। तो जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री, इनका क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। अपॉइंटमेंट होता है पीएम और अन्य मिनिस्टर का। अब पीएम का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, और इन लोगों का भी, मतलब और मंत्रीगण का भी जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग कार्य करते हैं। ये रही बात। ये बार बार पूछा जाता है, पीएम प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है, चयन होता है, इलेक्शन होता है, मनोनयन होता है। तो आप अंग्रेजी वाला शब्द याद करेंगे, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट। अब आगे, वह ऐसे नियम बना सकता है कि केंद्र सहज रूप से कार्य कर सके, मतलब वो राष्ट्रपति ऐसे नियमों को बना सकता है कि जिससे केंद्र अपने कार्यों को आसानी से करे। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। विधायी शक्तियां क्या क्या है, विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं। बैठक को आहूत करना, बुलाना मतलब आहूत करना। आप कई जगह देखते हैं आहूत, बुलाना। वह संसद की बैठक को बुला सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए क्या करता है, मनोनीत करता है। उसके बाद ये वाला हट गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद अथवा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, भाषण देता है, संबोधित करता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में हम बात करते हैं। क्या क्या वित्तीय शक्तियां हैं, वित्त से संबंधित क्या क्या शक्तियां हैं। तो देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात करता है। चूंकि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही इसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यही बात कह रहा है कि जो हमारा धन विधेयक है, मनी बिल, इसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट को ही क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर कहीं ग्रांट देना है, अनुदान देना है, तो यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। बिना उसकी अनुमति के, उसकी मतलब राष्ट्रपति की अनुमति पे कोई भी अनुदान नहीं दिया सकता है। वह भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 368 के तहत जो निधि बनाई जाती है, किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करता है। मतलब कोई अदृश्य व्यय है, उसके में भुगतान करता है, भुगतान करना होगा तो भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे भुगतान कर सकता है। संचित निधि एक होती है, आकस्मिक निधि होती है। इन पर अधिकार लगभग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है। अगला हमारा है न्यायिक शक्तियां। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई इस समय है या जब रहते हैं, उनका उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। देखिए
सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश है और जितने हमारे उच्च न्यायालय हैं, पूरे इंडिया में अभी उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अब देखिए, वह उच्चतम न्यायालय से किसी वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि तथ्य पर सलाह ले सकता है, किसी नियम कानून पर वह उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। वह किसी व्यक्ति को उसके अपराध सिद्ध दंड को क्षमा कर सकता है। कूटनीतिक शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की? कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूत व उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियां क्या होती है राष्ट्रपति की? इसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रपति भारत सरकार के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल जल वायु सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। सैन्य शक्तियों में क्या है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और थल सेना हो, नभ सेना हो और जल सेना हो, तीनों के सर्वोच्चों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपातकालीन शक्तियां हम पढ़ चुके हैं। आपातकालीन उपबंध में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 2 अनुच्छेद है इसके लिए हमारे संविधान में, अनुच्छेद 356 और 365। डिटेल बात कर चुके हैं आप। हमारे पिछले वीडियोस को, पिछली पॉलिटी की कक्षाओं को आप देखेंगे। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? इसके बाद विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देता है, सहमति दे देता है। विधेयक प्रस्तुत होने पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अगर संसद से अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से पारित होके कोई विधेयक, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होके कोई विधेयक अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होता है। वह जो विधेयक आता है उसको पास कर सकता है, आरक्षित कर सकता है और उसे वापस लौटा देता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। 3 विकल्प होते हैं, या वह तो तुरंत अनुमति अपनी दे देगा, या अपने पास रिजर्व रख लेगा, आरक्षित रख लेगा, या तीसरा विकल्प होता है कि वह उस सदन को वापस कर देगा कि आप जो विधेयक हमारे पास अनुमति के लिए, हमारी सहमति के लिए भेजे हैं उस पर आप पुनर्विचार करिए। अब ये तीनों बात है। अब आगे देखिए वीटो शक्ति क्या होती है। वीटो में 4-5 तरह के वीटो होते हैं। अत्यंतिक वीटो क्या होता है? अत्यंतिक वीटो, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। यह राष्ट्रपति की अपनी जो वीटो के अधिकार है उसमें है, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, निलंबन कर देंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पॉकेट वीटो न अस्वीकार करता है न ही लौटाता है, अपने पास रख लेता है। 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक के संदर्भ में। एक आत्यंतिक वीटो, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेगा। दूसरा निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए भेज देगा उस सदन के पास। और तीसरा पॉकेट वीटो, न भेजेगा न कुछ करेगा, अपने जेब में रख लेगा, अपने पास सुरक्षित रख लेगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अब राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो क्या क्या होता है? राज्य विधायिका पर भी तो वही राष्ट्रपति का वीटो होगा। राज्य की विधायिका अर्थात राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। अब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचार हेतु उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो उसके लिए 4 विकल्प होते हैं। अब देखिए, अगर राज्य विधायिका द्वारा कोई विधेयक पास करके राज्यपाल के पास दे दिया गया, ठीक, और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया पुनर्विचार के लिए, उस पर देखने के लिए, सुनने के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर 4 प्रकार के उसके पास चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा, अभी हम बात किए थे, लोकसभा और राज्यसभा जो विधेयक भेजती है प्रेसिडेंट के पास, तो जो 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प? तुरंत उसको पास कर देगा, रिजर्व रखेगा और या तो वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। यही तीनों विकल्प है। इसके अलावा एक विकल्प ये है कि यह तीनों विकल्प है और एक विकल्प यह है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए। 4 चीजें हो गई। अगर कोई विधेयक
राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेज देता है। तो राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प होते हैं उस विधेयक के संदर्भ में। पहला स्वीकृति दे देगा, दूसरा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेगा, तीसरा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है, चौथा वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? राष्ट्रपति के पास, वो तो राज्यपाल का था, राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल या तो दे देगा अनुमति, या अपने पास रख लेगा, या पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा, या राष्ट्रपति को भेज देगा कि राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे। और अगर फिर राज्यपाल, गवर्नर अगर राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को, देखिए इसको समझिए ध्यान से, ये राज्य विधानमंडल है, ये हमारा राज्य विधानमंडल है। कोई विधेयक भेजता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल इस पर 4 तरीके का काम करता है। पहला, अनुमति दे देगा, वापस लौटा देगा, सुरक्षित रख लेगा, या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लेगा। ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लेगा। अब यहां तक राज्य का विधानमंडल का जो विधेयक आ गया राज्यपाल के पास आ गया। अगर ये 3 कंडीशन के अलावा ये चौथी कंडीशन आती है राष्ट्रपति के विचारार्थ, तो राष्ट्रपति इसके पास भी 3 ही विकल्प होते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास जो 3 विकल्प हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, अपनी स्वीकृति दे देंगे राष्ट्रपति, इस पर स्वीकृति दे देंगे, स्वीकृति दे देंगे, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। और नहीं तो तीसरा विकल्प है कि वह राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि वह उस राज्य विधानमंडल को इस पर पुनर्विचार करने के लिए, जो विधेयक हमारे पास आया है राज्य विधानमंडल का, उस पर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा। केवल एक कंडीशन है, वह विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए। ये हमारी बातें हो गई। अब अगला है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। अध्यादेश एक तरीके का कानून ही होता है। अब राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। यह पूछता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। राष्ट्रपति को यह शक्ति उसे अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों में निपटने हेतु दी गई है, परंतु इस शक्ति के प्रयोग में 4 सीमाएं हैं, इसकी 4 बाउंड्रियां हैं। इसी के तहत रहकर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं, पारित कर सकता है। ऑर्डिनेंस। अभी मणिपुर में आप देख रहे हैं, मणिपुर की स्थिति कई महीनों से भयावह होती जा रही है, चर्चा में रह रहा है। वहां क्या क्या चीजें हो रही है, मैतेई और कुकी समुदाय के लोग आपस में लड़ रही है, वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो उस पर अगर राष्ट्रपति संज्ञान लेकर वहां के लिए ऑर्डिनेंस पारित करता है, तो उस स्थिति में ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, अध्यादेश पारित कर सकता है। तो उसके लिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 123 में यह उस राष्ट्रपति को अधिकार मिला है। अब अध्यादेश कब कब जारी किया जा सकता है, इसको पढ़ते हैं। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, ध्यान से देखिए, अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से एक भी सदन न चल रहा हो। उस समय भी जारी किया जा सकता है जब दोनों में से एक सदन का सत्र चल रहा हो। अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थितियां ऐसी है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियां समविस्तीर्ण ही है। इनके 2 विवक्षाएं हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की। मतलब राष्ट्रपति जो अध्यादेश बनाता है वह उतना ही चलन में है, उतना ही मान्य है जितना संसद द्वारा जो अधिनियम बनाया जाता है। लेकिन समय की सीमा है। अब समय की सीमा क्या है? संसद की जो अवसान, संसद का जो 17वां होगा, 16वां नहीं 17वां,
संसद का सत्रावसान की अवधि में जारी अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर यदि दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। अगर मणिपुर मामले पर अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया और संसद के द्वारा इसको पारित कर दिया गया तो यह अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। बात समझिए, मणिपुर पर राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस बिल लाता है, अध्यादेश लाता है अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत, तो संसद उसे अगर पारित कर देगी तो वह अधिनियम बन जाएगा, कानून का रूप धारण कर लेगा। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश पुनः स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर संसद, एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अगर संसद की पुनः बैठक हुई और अध्यादेश को पारित नहीं किया गया तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, 6 सप्ताह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 2 कंडीशन हमने समझा। अब आगे देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसमें वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास वो शक्ति है जो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों में उलटफेर कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसको माफ कर सकता है। राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। तो आइए राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 में प्राप्त है उस पर बात करते हैं। राष्ट्रपति को निम्न मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, संघीय विधि, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड का हो, इसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। क्षमा किसे कहते हैं, परिहार किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को कभी कभी पूछ लेता है प्री के दृष्टिकोण से। तो इसको भी हमने अपने क्लास का एक रूप दिया है, क्षमा। इसमें दंड व बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी के सभी दंडों से मुक्त कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो दंड व बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और जो दोषी है वो दंड मुक्त हो जाता है। लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे अगर मृत्यु दंड की सजा है तो कठोर कारावास हो गया, कठोर कारावास की सजा है तो कारावास हो गया। अगला परिहार। देखिए परिहार क्या होता है, इसमें दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे कठोर कारावास है, कठोर कारावास की सजा किसी को मिली है 6 वर्ष की, ठीक है, तो इसकी अवधि को 4 वर्ष कर दिया जाएगा। सजा वही रहेगी, उसका समय कम कर दिया जाएगा, जिसको परिहार कहा जाता है। विराम, किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किसी विशेष परिस्थिति में कम कर दिया जाता है। विराम और परिहार दोनों में अवधि को कम किया जाता है, ठीक। जैसे कोई गर्भवती महिला है, इस कंडीशन में, कोई अपंग है, इस कंडीशन में। प्रविलंबन, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, जिसका उद्देश्य यह होता है कि दोषी व्यक्ति की क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन याचना के लिए समय देना। दंड का स्वरूप है, मृत्यु दंड है, उसमें परिवर्तन हो जाए, इसके लिए दोषी व्यक्ति को समय दिया जाता है और इसको अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाता है। अब आगे देखिए, राज्यपाल की भी जो क्षमादान की शक्तियां हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल, 161 के तहत राष्ट्रपति, 72 के तहत क्षमादान की शक्ति अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति रखता है। राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता,
राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, अस्थायी रोक लगा सकता है, परंतु निम्नलिखित दो परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमा दान शक्तियां राष्ट्रपति से भिन्न है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। जो हमारा सैन्य न्यायालय होता है, जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं, सैन्य न्यायालय, इसके द्वारा दी गई जो सजा है उसको राज्यपाल का हक नहीं है कम करने का, और राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है और राज्यपाल नहीं। ये हमारी जो कक्षा रही, राष्ट्रपति से जुड़े सभी पहलुओं पर हमने गहनतापूर्वक अध्ययन किया। आपको यह हमारी राज्य व्यवस्था की कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने विचार दें। अगर किसी भी कक्षा की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7081788388 पर आप अपना नाम और जिस कक्षा की पीडीएफ आपको चाहिए उसको आप लिख कर दे दें, आपके पास अविलंब वो कक्षा पहुंच जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर अगले अध्याय उपराष्ट्रपति के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।